आप सब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 मार्च को आप लोगों का साइंस का पेपर होना है। तो दोस्तों, ये वायरल पेपर है जो 4 मार्च को हो सकता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आप लोगों का 4 मार्च का पेपर होना है दोस्तों साइंस का। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स, और किस तरीके से उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो प्रश्नों से घिरा हुआ। दोस्तों क्या है, दो प्रश्नों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हों कहलाता है। यानी दो प्रश्नों से घिरा हुआ कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दोनों तरफ से क्या होता है, गोली होता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि या तो वो इस तरीके से हो, इस तरीके का बना हो, या वो इस तरीके का हो, इस तरीके से बना हो, इस तरीके का हो। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, और ये दोनों पारदर्शी होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं, गोली दर्पण कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, गोली लेंस कहलाता है, या फिर समतल दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा गोली लेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों, गोली लेंस। क्योंकि दर्पण में तो एक साइड पॉलिश लगी होती है, लेकिन लेंस में पॉलिश युक्त सतह नहीं होती है। इसमें पारदर्शी सतह होती है, जिससे एक साइड से दूसरे साइड की ओर आसानी से दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों, जो दांत रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब हम लोग दांत अपने दिखाने जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो वो हम लोगों के मुंह में एक लेंस टाइप का दोस्तों डालकर देखता है दूर से। तो उसमें उसे क्या दिखाई पड़ता है, किस तरीके से, यानी कौन सा वो दर्पण होता है या कौन सा लेंस होता है, किस तरह का वो प्रयोग करता है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि किस दर्पण का प्रयोग करता है, कैसा दर्पण वो लोग देखता है, और उस दर्पण में हम लोगों का प्रतिबिंब देखता है अंदर से। तो क्या है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, या फिर ये सभी होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा, कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है दोस्तों, किसी उत्तल लेंस के सामने, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब या वस्तु रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है फ्रेंड्स, 2f व अनंत के बीच में कोई बिंब या वस्तु रखी हुई है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, और उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा दोस्तों, क्या उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो आइए देख लेते हैं। वास्तविक उल्टा और छोटा होगा क्या, वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा क्या, आभासी उल्टा और बड़ा होगा क्या, आभासी सीधा और बड़ा होगा। तो दोस्तों उत्तल लेंस की बात हो रही है, जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा केवल 2 कंडीशन होती थी, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन से प्रतिबिंब बनते थे। वहीं यदि बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में 6 कंडीशन से प्रतिबिंब बनते हैं, और अवतल लेंस से केवल 2 कंडीशन से लेंस बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आभासी सीधा और बड़ा। क्या हो जाएगा, आभासी सीधा और बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आभासी सीधा और बड़ा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, कह रहा मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है, क्या ऐसा जरा दूरदृष्टिता के कारण होता है, या समंजन क्षमता के कारण होता है, या निकट दृष्टि दोष, या फिर दूर दृष्टि दोष। तो फ्रेंड्स, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसे जो है समायोजित करके विभिन्न दूरियों को देखने के लिए वस्तु को फोकसित करता है। वह ऐसा कर पाता है समंजन क्षमता की वजह से। किसके द्वारा, समंजन क्षमता के द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर, समंजन क्षमता। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पांचवा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा कॉलम ए व बी में दी गई एसआई पद्धतियों के मात्रक हैं और उसका हमें मिलान करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं, विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो वोल्ट में मिला देंगे। फिर दोस्तों विद्युत धारा का देख लेना, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर से मिला देंगे। विद्युत शक्ति का मात्रक दोस्तों क्या होता है, वाट होता है, तो वाट से मिला देंगे। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है फ्रेंड्स, तो ऐसे ओम से मिला देंगे। अब देख लेते हैं कि विभवांतर किससे मिला है, वोल्ट से मिलाया गया है। तो दोस्तों पहले का चौथा कहाँ पर है, तो पहले का चौथा डी नंबर में है, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, तीसरे का दोस्तों क्या है, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, और चौथे का दोस्तों क्या है, चौथे का तीसरा, तो चौथे का तीसरा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी नंबर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, डी नंबर सही होगा। यानी कॉलम ए में दिए गई राशियां हैं और कॉलम बी में उनके एसआई पद्धति के मात्रक हैं। तो दोस्तों जो सभी कॉलम आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं वो क्या है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाइयाँ समान है। दोस्तों क्या है, दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ की जो लंबाइयाँ हैं वो समान हैं, इसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों क्या करना है, ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो जब ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना हो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जिसमें चालक तार की लंबाई समान हो, तो दोस्तों क्या हो जाता है, एक और एक का एक गुना हो जाता है और दूसरे का दो गुना हो जाता है, दोनों का वर्ग कर देते हैं। तो दोस्तों दोनों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी 1:4। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 1:4 के रूप में। अब आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहने वाला है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, दोस्तों क्या है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो दोस्तों कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो फ्रेंड्स यदि कोई भी विद्युत धारावाही लंबी प्रणालिका है तो उसके अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स रसायन विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की ओर। तो खंड उपखंड सेकेंड वाला दिया गया है फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र बताइए। दोस्तों क्या कह रहा है कि बेंजीन जो होती है, तो बेंजीन का हमें क्या बताना है, संरचनात्मक सूत्र बताना है। दोस्तों तो देख लेते हैं बेंजीन होता क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां है, तो 8वें में देख लेते हैं कि बेंजीन कैसी होती है। दोस्तों तो क्या हो जाता है, यानी C6 हो जाता है फ्रेंड्स, और H6 यानी एक इस तरह की आकृति बनी होती है बेंजीन में, इस तरह की एक आकृति होती है फ्रेंड्स, इस तरह की आकृति हो जाती है। यहाँ पर ऐसे डबल हो जाते हैं, यहाँ पर डबल हो जाते हैं, और ये वाले डबल हो जाते हैं। ये दोस्तों ये क्या है, ये बेंजीन की एक आकृति होती है। तो यहाँ पर इस तरह की आकृति कौन सी बनी है, क्या ए ऑप्शन सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या सही होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर किस तरीके की आकृति है, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों क्या दिया गया है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वें का देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों समजातीय श्रेणी हमें देखना है कि समजातीय श्रेणी जो है वो कौन सी होती हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर CH4 और C2H6 है। तो दोस्तों ये क्या है, ये मेथेन है और ये एथेन है। दोस्तों अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्या है, यानी CH3OH तथा CH3COOH। फिर दोस्तों दिया गया CH3C2H6 तथा CH3OH। फिर दोस्तों दिया गया है CH3OH तथा C2H5OH, ये दोस्तों दिया गया है। तो ये चौथा वाला भी क्या है, ये भी दोनों समान है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, पहला और दूसरा सही है। बी में दिया गया है पहला और चौथा सही है। दोस्तों सी में दिया गया है दूसरा और चौथा सही है। डी में दिया गया दूसरा और तीसरा सही। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही निकला, यानी पहला ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन सही है। तो कौन से नंबर पर है दोस्तों, ये बी नंबर पर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पहला वाला दोस्तों और चौथा वाला ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों समजाती हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा पृथ्वी की भूपरटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं। यानी पृथ्वी की जो भूपरटी होती है उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व हैं उन यौगिकों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, गैंग कहते हैं, खनिज कहते हैं, या फिर धातु कहते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पृथ्वी की भूपरटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं दोस्तों, खनिज। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कह रहा कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक हो, या मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो, या मुंह का पीएच मान 7 होने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11वें का हो जाएगा जब मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक हो जाता है तब दांतों का क्षय जो है, दांतों का गिरना प्रारंभ हो जाता है। दांत जो है वो कमजोर होने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि पीएच मान क्या होता है, अधिक होने पर दांतों में दोस्तों जो क्या है, क्षारीयतापन आने लगती है। तो जब क्षारीयतापन आने लगती है तो दांत जो है वो कमजोर हो जाते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां। देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां क्या दिया गया है। क्वेश्चन दोस्तों लिखा है, एक अभिकथन लिखा है, उसके बाद में उसका एक तर्क दिया गया है, और फिर उसके बाद में दोस्तों क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कथन क्या है फ्रेंड्स। कथन है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। दोस्तों क्या है, जिंक सल्फ्यूरिक
अम्ल के साथ यानी जिंक जो है Zn H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस को बनाता है। कैसे बनाता है देख लेते हैं। तो जिंक दोस्तों क्या होता है यानी Zn प्लस किससे अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से अभिक्रिया करता है इस तरीके से। फिर ये बनाता क्या दोस्तों, तो ये जिंक सल्फेट बनाता है यानी Zn यहाँ से ले लेगा और ये सल्फेट यहाँ से आ जाएगा। प्लस अब क्या बचा दोस्तों H2, यहाँ पर H2 आ जाएगा तो क्या बना रहा है यानी हाइड्रोजन गैस बना रहा है इस तरीके से। तो ये अभिक्रिया तो बिल्कुल सही है, ये बात तो इसने बिल्कुल सही है। कैंसिल कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब तर्क क्या कह रहा है, तर्क कह रहा है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि जिंक ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करता है, यानी Zn प्लस ऑक्सीजन O2। अब ये अभिक्रिया हो रही दोस्तों, तो अब अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर बनेगा क्या, तो दोस्तों यहाँ पर बनेगा ZnO। दोस्तों क्या बनेगा ZnO। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 थे, अब दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन 1 है, Zn तो दोस्तों बराबर था। तो अब क्या करेंगे, अब क्रिया को संतुलित करने के लिए फिर इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर Zn 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन Zn 1 है, तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे। तो दोस्तों जैसे 2 लगाएंगे तो अब क्रिया क्या है, संतुलित हो जाएगी। तो ये भी दोस्तों ऑप्शन जो है ये भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों कह रहा कि दोनों कथन पहला तथा तर्क सही है। कथन अभी जो सही कथन तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। बी नंबर है दोस्तों, कह रहा कि पहला तथा अभिकथन एक तथा तर्क दो दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये जो है वायरल पेपर है जो 4 मार्च को कक्षा 10 की साइंस का पेपर होना है फ्रेंड्स, ये वही वाले पेपर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इसे भरना है और इस रासायनिक समीकरण को पूरा बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो इसके साथ में यदि हम लोग ये दूसरा वाला ऑप्शन भर दें, दोस्तों क्या करें, ये दूसरा वाला ऑप्शन भर दें CH3COOH। तो दोस्तों हमने यहाँ पर CH3COO लिख लिया। अब उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों क्या बचा, यहाँ पर दोस्तों बचा है क्या, H बचा है। तो H एक यहाँ से मिल गया और दोस्तों Na यहाँ वाला उठाकर यहाँ रख दिया। तो CH3COO Na यहाँ करो, यहाँ पर एक H बच गया दोस्तों, एक H ये है, एक H ये है, एक ये O बचा। तो यहाँ पर अंत में क्या बन गया H2O। तो दोस्तों इस तरीके से अभिक्रिया कैसी हो गई, संपूर्ण हो गई। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का बी नंबर सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होता है। दोस्तों अंतः प्रवाह के दौरान, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग क्या होता है, यानी वायु जो है वो हम लोगों के अंदर किस तरीके से किस डायरेक्शन के द्वारा प्रवेश करती है। तो दोस्तों क्या है, सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, नासाद्वार में, फिर कंठ में, फिर ग्रसनी में, फिर श्वास नली में, फिर कहाँ पहुंचती है, फेफड़ों में जाती है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, नासा मार्ग, फिर नासाद्वार, फिर श्वास नली, फिर ग्रसनी, फिर कंठ कूपिकाएं। फिर दोस्तों तीसरे में है कंठ नासाद्वार ग्रसनी। दोस्तों कंठ पहले आ गया, नासाद्वार बाद में आ गया, ये तो बिल्कुल गलत है। नासाद्वार ग्रसनी कंठ श्वास नली कूपिका, ये भी गलत है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। यानी सबसे पहले जो वायु है वो कहाँ पहुंचती है, नासाद्वार में, फिर कहाँ जाती है, कंठ में, फिर कंठ से कहाँ जाती है, ग्रसनी ले, फिर दोस्तों ग्रसनी से कहाँ पहुंचती है, श्वास नली में, फिर श्वास नली से कहाँ पहुंचती है, फेफड़ों में। तो यही दोस्तों क्या है, ऑप्शन एकदम से सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। फ्रेंड्स इस बार हो सकता है साइंस के पेपर में कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो इस तरीके से दिए गए यानी विकल्प के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनके दोस्तों आंसर हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही केयरफुल तरीके से समझना है इनको। देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि कथन दिया गया है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। दोस्तों बिल्कुल सही, क्योंकि माता के पास तो डबल एक्स होता है और पिता के साथ में एक्स वाई होता है। जब दोस्तों यहाँ से एक्स मिलता है, यहाँ से एक्स मिलता है तो लड़की बनती है। जब यहाँ से एक्स मिलता है और यहाँ से हमें वाई मिलता है तब लड़का बनता है। तो दोस्तों यानी बिल्कुल सत्य बात लिखी कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो ये तो पहला तो दोस्तों कथन तो इसका सही हो गया। अब इसका कारण देख लेते हैं। तो दोस्तों कारण है मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। तो दोस्तों क्या है, ऊपर वाला जो है ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या है, हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, एक यहाँ पर इमेज दी गई है और इस इमेज के माध्यम से हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों कह रहा है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा ज्ञात करनी। दोस्तों क्या ज्ञात करना है हमें क्वेश्चन नंबर 16 में? विद्युत आवेग की जो प्रवाह की दोस्तों गति है वो हमें देखनी है। तो दोस्तों प्रवाह गति क्या होती है? यानी दोस्तों जो दोस्तों सबसे एंड वाला पॉइंट होता है, एंड से लेकर शीर्ष तक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये रूट से चालू हो रहा है और शीर्ष की ओर जा रहा है, ये भी रूट से चालू हो रहा है, शीर्ष की ओर जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर तो ये रूट से चालू होता है, लेकिन दोनों के शीर्ष एक दूसरे की ओर है। दोस्तों यहाँ पर दोनों के जो रूट है वो एक दूसरे से मिले हैं और डायरेक्शन गलत दिशा में है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन बनेगा ए नंबर। दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स फिर से देख लेते हैं, 17 क्वेश्चन भी उसी तरह का दिया गया है, यानी कह रहा है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों थायरॉक्सिन के बारे में हमें ये बताना है कि कौन सा कथन जो है वह पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो दोस्तों क्या है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। दोस्तों क्या पूछ रहा है? कह रहा थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। फिर दोस्तों बी नंबर दिया गया है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। बिल्कुल सही। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथ को आयोडीन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? यानी कह रहा है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों थायरॉक्सिन के बारे में जो कथन इसमें गलत लिखा है वो है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये इसमें सही नहीं है, बाद बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वां किस तरीके से बनेगा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये भी एक इमेज क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में ए बी सी डी भाग दिए गए हैं, इन्हें हमें सही क्रम में रखना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये एक इमेज क्वेश्चन है, इस इमेज में किस तरीके से हम लोग रखेंगे। तो दोस्तों कह रहा पहले कह रहा कि बीज पत्र होगा, प्रांकुर होगा और मूलांकुर होगा। बी नंबर में दोस्तों कह रहा कि पहले प्रांकुर होगा, फिर मूलांकुर होगा और फिर बीज पत्र होगा। फिर दोस्तों सी नंबर में कह रहा कि पहले प्रांकुर होगा, फिर बीज पत्र होगा और फिर मूलांकुर होगा। फिर दोस्तों डी में कह रहा पहले मूलांकुर होगा, फिर बीज पत्र होगा और उसके बाद में प्रांकुर होगा। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है, ये 18वां क्वेश्चन नंबर दिया गया है। तो 18वां क्वेश्चन दोस्तों हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, प्रांकुर हो या सब उसके बाद में मूलांकुर हो। दोस्तों पहले प्रांकुर भी आ सकता है और मूलांकुर भी आ सकता है दोस्तों, लेकिन बीज पत्र जो है वो सबसे एंड में आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बीज पत्र जो है तीनों में से बीज पत्र ही सबसे एंड में है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन दोस्तों बी नंबर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19वां। दोस्तों ये भी कैसा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे समझ लेते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है। कह रहा कि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों क्या है कि अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अलैंगिक जनन में जो है वो युग्मक शामिल नहीं होते हैं। फिर दोस्तों कह रहा कि अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। ये बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। ये भी ऑप्शन गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो पहला और दूसरा यही सही है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें दिया गया है ए नंबर में कि पहला और दूसरा, बी में दिया गया है पहला और तीसरा, सी में दिया गया दूसरा और चौथा, डी में दिया गया तीसरा और चौथा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा किसमें दिया गया है, ए नंबर में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, देख लेते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20, कह रहा है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। दोस्तों क्या कह रहा है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे स्तर पर हमेशा कौन होता है दोस्तों। तो उस तीसरे स्तर वाले की हमें गणना करनी है कि इसमें तीसरे स्तर में कौन सा पाया जाता है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि तीसरे स्तर पर कौन होता है। तो फ्रेंड्स क्या है, मांसाहारी प्राणी होते हैं, शाकाहारी प्राणी होते हैं, अपघटक होते हैं या फिर उत्पादक होते हैं। तो दोस्तों क्या है, एक आहार श्रृंखला में जो तीसरे स्तर के प्राणी होते हैं दोस्तों, जो तीसरे स्तर के जीवधारी होते हैं वो होते हैं मांसाहारी जीवधारी। कैसे होते हैं, मांसाहारी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे उन 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं, देख लेते हैं इसे। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं हम लोग
कि अब आ गया है खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, यानी इनके हमें क्या करना है, रीजन देने हैं और अपने उत्तर पुस्तिका में इनके आंसर अंकित करने हैं। तो दोस्तों किस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। ये भी दोस्तों बिल्कुल एकदम से इजी क्वेश्चन आया है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि दृष्टि दोष जो है वह 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। फिर दोस्तों क्या है कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें जो है वो वायुमंडल में आकर रुक जाती हैं, जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उसमें दोस्तों क्या हो जाता है, अपवर्तन की घटना होती है, इसके कारण हमें क्या है, इंद्रधनुष बनते हुए दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक और फोकसित कर देता है एक जगह पर। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। दोस्तों इसमें हमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग भी लिखने हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी पेपर है और ये पेपर आप लोगों को 4 मार्च को दोस्तों देखने को मिलेगा। हाई स्कूल की साइंस का जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स, जल्दी से अच्छे से उन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लें। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्या है, कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, दोस्तों क्या है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। दोस्तों क्या है, प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर की गणना करनी। दोस्तों क्या है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर की गणना करें। दोस्तों कितना विभवांतर बनेगा, तो दोस्तों ये क्या है, ये ऊष्मा है H, तो H का मान हमें निकालना होगा कि H का मान क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोधक दिया गया है, प्रतिरोध क्या होता है, तो I स्क्वायर RT होता है दोस्तों इसका फार्मूला। तो यहीं पर हम लगा लेंगे इसको, क्या होता है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध के कोई विद्युत स्त्री में 5 विद्युत धारा लेती है, यह 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी। दोस्तों यानी यहाँ पर क्या है, धारा दिया गया है और 30 सेकंड में दोस्तों पूछ रहा है कि 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा व्यय होगी, और यहाँ पर दोस्तों क्या 20 ओम का प्रतिरोध है। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर दोस्तों आगे देख लेते हैं। फिर दोस्तों कह रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। दोस्तों ये उनका गुण होता है चुंबकीय बल रेखाओं का कि वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखना है फ्रेंड्स। फिर पूछ रहा है कि किसी चुंबकीय, दोस्तों क्या पूछा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है, ये बताना है। फ्यूज तार संधारित्रों का बचाव किस प्रकार होता है, धारावाही प्रणालिका का उपयोग लिखना है। फिर दोस्तों देख लेते हैं उपखंड का में क्या दिया गया है, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि निम्नलिखित अपक्रिया के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो होता है, किसके साथ क्रिया करता है दोस्तों, Zn के साथ में क्या बनाता है, क्या अपक्रिया करके देता है, जिंक सल्फाइड देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर दोस्तों तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अपक्रिया करता है, यानी Mg किसके साथ अपक्रिया करता है, HCl के साथ, तो क्या बनाता है दोस्तों, MgCl और H2 गैस देता है। फिर दोस्तों है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया बनाती है, यानी N2 दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन H2 से अपक्रिया करती है, क्या बनाती है, NH3 बनाती है, अमोनिया गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है दोस्तों। तो अब हाइड्रोजन का दोस्तों सल्फाइड के साथ यानी H का H2 के साथ, यानी H2 और H2 का करते हैं तो क्या बन जाता है, देख लेते हैं दोस्तों। इससे क्या करेंगे, संतुलित समीकरण के बनाएंगे। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं कारण बताना है। पूछ रहा है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। निष्कर्ष प्रक्रिया में कार्बोनेट तथा सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि IUPAC पद्धति में इनके नाम लिखने हैं, ये भी दोस्तों आप लोगों को सॉल्व कराए जा चुके हैं। फिर दोस्तों कठोर जल को, दोस्तों क्या है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण क्या होता है, समझाना है उसको। फिर देख लेते हैं दोस्तों, टिप्पणी लिखनी है। क्या है, विकृत गंधिका है, रेडॉक्स अपक्रिया है और एस्टरीकरण अपक्रिया है। दोस्तों ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, वायरल पेपर है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें ताकि आप लोगों को 4 तारीख को जो भी पेपर आए उसमें से दोस्तों आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो। अब देख लेते हैं जीव विज्ञान का पार्ट क्या होता है दोस्तों। तो जीव विज्ञान के पार्ट में दोस्तों क्या है कि जैव निम्नीकरण और गैर अजैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच में अंतर लिखना है। दोस्तों यह क्या, अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकन करना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है इसकी व्याख्या इस तत्व में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र समान आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसे पता करेंगे। तो दोस्तों क्या आप क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है दोस्तों। तो लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे होता है, यानी माता और पिता के गुणसूत्रों में दोस्तों क्या है, पिता के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं लिंग निर्धारण के लिए।
मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है दोस्तों? तो पिता के गुणसूत्र से जब हमें वाई गुणसूत्र और माता के गुणसूत्र से हमें जब एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है, तो उससे बच्चे के जन्म का निर्धारण होता है दोस्तों, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस दोनों क्वेश्चंस के हम लोग आंसर क्रिएट करेंगे। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, मानव आहार नाल का आरेख बनाना है, उसके निम्नलिखित भागों को नामांकित करना है। मुख, ग्रसिका, अमाशय और छोटी आंत, इतनी चीजों को हमें क्या करना है? नामांकन करके बताना है। फिर दोस्तों कह रहा है कि स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है, उसमें परागनली की और बीजांड के प्रवेश करते हुए उसको हमें दिखाना है। तो दोस्तों ये पेपर जो है यूपी बोर्ड का एग्जाम का दोस्तों 4 मार्च का होने वाला वायरल पेपर है। तो इस पेपर को आप लोग जरूर सब लोग सॉल्व करें। वायरल पेपर दोस्तों है 4 मार्च को जो आप लोगों का होने वाला है, तो आप लोग इस पेपर को जरूर सॉल्व करें और इस पेपर को सॉल्व कर कर ही जाएं, ताकि कोई भी क्वेश्चन यदि हो तो वो आप लोगों को अवश्य आए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। साइंस का पेपर है दोस्तों और बहुत ही अच्छे से सब लोग पेपर करेंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, पेपर अच्छा पिक आउट करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम की, साइंस के एग्जाम की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।